दूसरा भाग हम लेके चल रहे हैं इसमें। तो इसमें हम आज कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके रासायनिक संयोग के नियम जो होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पहला नियम, इसमें जो हम दूसरा नियम, पहला नियम हम पढ़ चुके थे, दूसरा नियम हम पढ़ रहे हैं जिसमें स्थिर अनुपात का नियम है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं है क्या। जोसेफ प्राउट 1799 में उन्होंने एक नियम को प्रतिपादित किया। जो यह नियम था वह जो आपके तत्व थे जैसे यौगिक है उसके द्रव्यमानों पर आधारित था। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने क्या कहा इस नियम के अनुसार, उन्होंने क्या कहा, जोसेफ प्राउट के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि से या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बात ध्यान रखें, किसी भी शुद्ध यौगिक की बात करता है। नमूना मतलब उसका जो भी आपने लिया है मेट कहीं से, में तत्वों के द्रव्यमान यानी तत्वों के द्रव्यमान जो होते हैं उनका अनुपात स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से या स्रोत से लिया गया है। तो हम जो उदाहरण पढ़ेंगे, जो उदाहरण के लिए हम क्या पढ़ेंगे, जो विधि है और साथ ही साथ में स्रोत है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे विधि को देख लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं, विधि की बात करें, जैसे मान लीजिए कैल्शियम का, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बात कर लेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आप कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे C+O2 यानी जब आपने लकड़ी जलाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते थे। आपका चूना पत्थर था, इसको गर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे चूना मिलेगा, साथ ही साथ आपके यहाँ पे CO2 मिलेगी। ये भी देखो CO2 मिल रही है। और साथ ही साथ इसको किस विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपने लिया होगा संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 प्लस अगर आप इसमें HCl डालते हैं, अम्ल डालते हैं, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा देखिएगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपका CaCl2। ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे CO2 प्लस यहाँ पे H2O। ठीक है। H2O मिलेगा, 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों विधियों में आप देख सकते हैं, जो तीनों विधि हैं उसमें अलग अलग आप प्रकार से कर तो रहे हैं, विधि तो अलग अलग है मगर प्राप्त इसमें CO2 एक ही हो रहा है। अब इसकी बात करते हैं, इसके द्रव्यमान की बात करते हैं। क्या इनका द्रव्यमानों का अनुपात सही होता है, सेम होता है? तो बात करते हैं यहाँ पे कार्बन जो होता है, आप जानते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें पता होगी आपको। ये होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 और ये 12। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 8 और ये 16। तो इसके द्रव्यमानों का अनुपात कहा है ना, तो इसके द्रव्यमानों का अनुपात ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 अनुपाते, यहाँ पे दुगना है। देखो CO2 का O2 कितना आपका 2 है, तो यहाँ लेंगे 32। ठीक है। 32 लिया। अगर हम काटना चाहे तो इससे हम काट सकते हैं। इसे आपने 6 बार काट दिया। ठीक है। और इसको आपने कितने से काट दिया, अगर आप इसको काटेंगे तो कितने से काटेंगे, इसको अगर 4 से काटें तो ठीक रहेगा। 4 से ये 3 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, यानी 3 अनुपाते 8 हो जाएगा। आप जो CO2 है किसी भी विधि से प्राप्त कर लें, उनमें जो ये अनुपात है 3 अनुपाते 8 आया है, वो अनुपात क्या होगा, स्थिर होगा। ये जोसेफ प्राउस्ट का कहना था। उसी प्रकार से हम स्रोत की बात कर लेते हैं। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मैं बता दूं आपको H2O को आप जानते हैं, पानी, जल। आप चाहे उसे कुएं से निकालें, चाहे समुद्र से, चाहे आप कहीं स्रोत से भी निकालें। CO2 में जो द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमानों का अनुपात, जैसे कि मैं बता दूं H कितना होता है, नॉलेज आपको पता नहीं चाहिए कि H 1 होता है, 1 ऑक्सीजन आपने अभी देखा था, 8 और ये 16। वैसे यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है, यहाँ पे H आपका 1 हो, यहाँ पे 2 हो जाएगा भाई, पहले 2 है इसके 2 है ना, हाइड्रोजन के 2 हैं। ऑक्सीजन का आपका कितना है, 16 है। आपने 16 लिखा, द्रव्यमानों का अनुपात क्योंकि हाइड्रोजन 2 है ना, इस वजह से इसमें 2 लिखा है। वैसे तो 1 के लिए 1 होता है परमाणु भार, ये परमाणु भार होता है, ये ही द्रव्यमान होते हैं, इनका अनुपात हम लिखेंगे। तो इसे काटेंगे तो 1 अनुपाते 8 होगा। तो यानी ये जो 1 अनुपाते 8 है वो चाहे किसी भी स्रोत से लिया जाए, चाहे कुएं से लिया जाए, चाहे आपका कहीं समुद्र से या बरसात का क्यों ना जल हो, उसमें 1 अनुपात 8 जल का आएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था। ठीक है।
तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बात करते हैं, जोसेफ प्राउस्ट ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, जो उन्होंने क्या किया था, 1799 में एक नियम को बताया। उसके अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया है। तो ये दोनों इसके उदाहरण मैंने समझा दिए इसको। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये क्या चीज़ है एक बार इसको करते हैं। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, इसे नोट डाउन कर लेंगे हम। तो ये जो है इसको पुश करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको ऊपर इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये जो दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आंकिक क्वेश्चन है। इसमें दिया है 6.488 ग्राम सीसा, यानी जिसे हम पीबी कहते हैं, लेड कहते हैं, 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त से क्रिया करने पर PbO2 बनाता है, यानी आपका लेड ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड को हम PbNO3 को, मतलब लेड ऑक्साइड को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि लेड ऑक्साइड को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करने पर भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें 13 अब जो ये वाले को गर्म किया तो इसमें क्या होगा, 13.38% जो है ऑक्सीजन है उन्होंने प्राप्त किया। उपरोक्त सूचनाएं जो है स्थिर अनुपात नियम को सिद्ध करती है कि नहीं, ये आपको बताना है। यानी पहले जो है देखो, पहला ये वाला प्रैक्टिकल किया गया जब मतलब PbO2 PB को प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई गई, तब इसमें जो ऑक्सीजन का अनुपात है, जो इसमें इसकी जो परसेंटेज है वो आपको इसमें ज्ञात करनी है, जो कि दूसरे वाले में जो है वो दे रखा है। कितना दे रखा है उसमें, आप इसमें देख सकते हैं कि जिसमें 13.38% ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है, ये दूसरा दे रखा है। परंतु पहले वाले का निकालना है कि उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होगी, यानी कि PbO2 में O की कितनी प्रतिशतता होगी वो ज्ञात करना है। सवाल को समझ में आ गया होगा, तो आप आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि हम बात करें इसमें PbO2 की बात करेंगे, का द्रव्यमान कर लेते हैं, का द्रव्यमान कर लेते हैं, वो कितना होगा, द्रव्यमान जो होगा वो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6.48 ग्राम प्लस आप क्या करेंगे 1.002 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसमें, तरकीबन इसमें आ जाएगा, यहाँ से 8 10 जीरो हो जाएगा, ये हो गया आपका, एक हाथ से लग जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो गया, और इसके बाद ये 4 ही उतर जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, ये ग्राम हो गया, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 7.490 ग्राम में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O वो कितनी है आपकी, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ये ऑक्सीजन लिख देता हूँ की मात्रा जो है वो कितनी है, वो आपका 1 कितनी है 002 है, ठीक है, ग्राम है। अगर हम बात करें 100 ग्राम की, क्योंकि 100 ग्राम ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब हम इसलिए आपका 100 ग्राम में जो होगा ऑक्सीजन की मात्रा निकालेंगे, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसमें 7.002 बट्टे हो जाएगा आपका, जो आपका आया है ये 7.49 ग्राम गुणा 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिशतता निकालने के लिए इसमें गुणा 100 से कर देंगे। तो जैसे इसमें गुणा करेंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो उसका भी प्रतिशतता जो आएगी वो आपकी 13.38 ही आएगी, ठीक है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि आप इसे हल करेंगे तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो आपने इसमें उन्होंने पहले दूसरे वाले प्रयोग में जब उसने PbNO3 का होल ट्वाइस से जब गर्म किया था तो उसे आपका लेड ऑक्साइड मिलता है, तो उसमें ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता होती है वो उतनी होती है, ठीक है, मतलब उतनी है। और अब उसने कहा कि जो पहला वाला प्रयोग है उसमें बताइए कि क्या उसमें ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता है क्या वो इतनी होगी, सेम होगी। क्या कहा था उन्होंने, डाल्टन ने 1803 में एक सिद्धांत, एक नियम प्रतिपादित किया, जो कि आपका जो
यौगिक के सरल अनुपात को बता रहा था। जैसे कोई यौगिक है, उसके जैसे आपके कोई आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं। तो उनके क्या करते हैं, उन्होंने बताया कि जितने भी उनके यौगिक बनेंगे उनका जो सरल अनुपात होगा वो एक जैसा होगा। एक बात उन्होंने कही, ठीक है। तो बात ये है कि स्टार्ट करते हैं इसको। फिर उन्होंने क्या कहा, डाल्टन के अनुसार जब दो तत्व यानी दो तत्व होंगे, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते, आपस में मिलकर या एक दूसरे से मिलकर एक से अधिक, एक भी बन सकता है, अधिक भी बन सकता है, से यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमानों जो कि दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। दूसरे तत्व के क्या होता है, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं में एक सरल अनुपात, उन सब में क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई पक्की तरीके से। इसका पहला एग्जाम्पल आपके समक्ष है। जैसे सी तथा आपके ओ के यौगिक, सी और ओ जो है ना मिलकर के यौगिक बनाते हैं। कौन कौन से यौगिक बनाते हैं, दो ही यौगिक बनाते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इन दोनों का इसमें देख लेते हैं। वैसे आपको इतनी चीज़ें तो पता होंगी कि जो कार्बन होता है 6 और ये इसका 12, वैसे द्रव्यमानों की बात कर रहे हैं। और ऑक्सीजन जो होता है आपका 8 और इसका परमाणु भार जो होता है 16 होता है। जिस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो यहाँ 12 है, कार्बन को देखा जाएगा तो 12 है। ऑक्सीजन कितना है, वो आपका 16, यहाँ पे आपका कितना है, 16 है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अब बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं, जैसे अब इस वाले में, तो इसमें भी 12 ही रहेगा। ठीक है, 12 ही तो रहेगा, कार्बन यहाँ पे एक ही तो है। ऑक्सीजन की बात करें डबल हो जाएगा, तो यानी यहाँ 32 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी हम कह सकते हैं जो पहला वाला है आपका कार्बन, वो तो स्थिर है, तो उसको 1 ले लिया। इसमें आपका डबल होते जा रहा है, तो 2 अनुपात बढ़ रहा है इसमें। ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, तो 1:2 इसका सरल अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक ले लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक लेंगे तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे, यहाँ मैंने यौगिक लिख दिया है, इसका नाम होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये आपका N2O3, आपका नाइट्रोजन आपका हो जाएगा ट्राईऑक्साइड, 3 है ना ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ थोड़ा समझ लो, अगर आपको समझ में दिक्कत हो रही है तो ये आपका नाइट्रस क्यों होता है, ये नाइट्रिक क्यों होता है। ठीक है, अस मीन्स आप याद रखेंगे, अस जब मैं कहूँगा तो होता है कम, इक माने ज़्यादा। आओ जरा इसको देखते हैं कैसे। इसमें थोड़ा सा आप क्लास 10th में तो नहीं सीखे, मगर 12th में आपको 11th में आपको सीखना होगा कि यहाँ पे कैसे अस और इक होता है। एक बार बात करते हैं N2O के बारे में। अगर मैं इसको x मान लूँ तो 2x हो जाएगा, इसका ना इसको हमने x मान लिया, जैसे n को 2x हो जाएगा। वैसे ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है। ध्यान रखना, कभी भी -2 ही रहता है। ऑक्सीजन को 2 की जरूरत होती है ना, तब 2 माइनस लेते हैं। और बराबर के बाद मैंने 0 ले लिया, जैसे बीजगणित द्वारा से हम हल कर रहे हैं बीजगणितीय पद से। तो 2x बराबर हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस, इसने +1 दिखा रहा है। ठीक है, यानी इसको +1 याद रखेंगे। अब उसी प्रकार से इसको हल करता हूँ, तो n को हमने x ले लिया, इसको -2 बराबर का 0। ठीक है, तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा, +2। तो देखो यहाँ 1, यहाँ 2, इसलिए क्या होगा, यहाँ अस, यहाँ पे इक हो जाएगा। तो अस मीन्स कम और इक माने ज़्यादा, मतलब संयोजकता को बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया होगा क्लियर। अब हम चलते हैं, इसको आगे करते हैं। ठीक है, इसको आगे करते हैं। ओके, तो भाई आपका ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ये हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये तो आपका नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा 4 और पेंटाऑक्साइड 5। अब लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा आपका, इसमें कितना होना चाहिए। देखो आप जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ मैं, नाइट्रोजन कितना होता है 7, ये 14। ऑक्सीजन के बारे में तो अभी बताया था 8 और 16।
तो हमें ये लेना है ये, ठीक है बच्चों, समझा रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, इसी में बताया ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बताया मैंने 14 नहीं, यहाँ पे 28 होगा क्योंकि N2O है ना, 28 होगा, है क्या, इसमें समझ आ गया होगा N2O, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा आपका, दूसरे वाले में देखेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका, ठीक। इसमें देख लेते हैं, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका ऑक्सीजन यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इस वाले में क्या होगा कि इसका लेंगे अगला, इस वाले में भी 28 ही लेते हैं, फिलहाल यहाँ पे 28 लेते हैं, और ये आपका कितना हो जाएगा, दूनी 32 NO2 होता है इसमें। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा आपका Na2 32, मतलब ये इसका दुगना होता है, इस वाले में नियम लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसको 28 ही लेके चलते हैं, सब में 28 लेके चलेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का सब में 28 लेके। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इन्होंने 1808 में एक 4 इसमें पॉइंट दिए थे, काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें नियम पॉइंट थे इन्होंने। पहला, उनकी अवधारणाएं निम्नवत हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। वेट, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो कि इन्होंने 1808 में इसे प्रतिपादित किया था। इसमें इसके लिए मुख्य अवधारणाएं निम्न प्रकार थी। पहला थी अवधारणा कि द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो यानी कोई भी, अगर आप ये देख सकते हैं, ये आपका एक द्रव्य है, ये ठोस पदार्थ है, तो इनमें जो छोटे छोटे से कण लगे हैं वो क्या होंगे, आपके परमाणु होंगे, ठीक है। वैसे तो छोटे कण आपके अणु होते हैं, मगर उससे भी ज़्यादा छोटे आपके परमाणु होंगे। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा पॉइंट, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे अगर इसमें बात की जाए तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें जो होगा वो सारे जो परमाणु होंगे या जो आपके, वो सब समान होंगे। इसमें कैल्शियम भी होगा, कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन जो है 3, वो सब में होगा, यानी एक एक इसके परमाणु में मौजूद होगा, तो समान होगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन करके यौगिक बनाते हैं। जैसे कि आप निश्चित अनुपात में आप H2 देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन के आपके हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो इस तरीके से मिलके क्या बनाते हैं, कि यौगिक को बनाते हैं, इसलिए यौगिक बनता है। नेक्स्ट है परमाणुओं को किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन द्वारा न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये जो नियम है, चौथा नियम, इसका जो अवधारणा है वो ये क्या बताती है, द्रव्य की अविनाशिता को बताती है, यानी कभी भी द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, जो कि आइंस्टाइन के नियम से होता है। ये तो इनके डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रहा। इसके आप सीमाएं देख लीजिएगा, जो कि वो भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है एवोगाद्रो की परिकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगाद्रो, ठीक है। एवोगाद्रो ने क्या करा कि 1811 ईस्वी में यह नियम दिया था, उन्होंने परिकल्पना दी थी, नियम दिया था। इस नियम के अनुसार ताप और दाब की समान, ये जो ताप और दाब होंगे वो निश्चित कर रखा है, यानी यहाँ निश्चित होगा, निश्चित आपका होगा, यहाँ लिख दे रहा है निश्चित, और ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब अगर एक गिलास पानी में अगर आप देखेंगे कि H2O के अणुओं की संख्या वो क्या होगी आपकी, अगर समान ताप है, समान दाब है, तो वो क्या होगी, उसमें जो अगर पानी भी और गैस ले लिया जाए, जैसे LPG है, गैस अगर लिया है उन्होंने, तो गैस में भी क्या होगा कि वो क्या होंगे, अणु भी उसमें क्या होंगे, समान होंगे, चाहे उसमें कितना भी जो उसमें क्या करें, निश्चित सब करेंगे, मतलब चाहे भले ही थोड़ा बहुत दूर दूर होंगे, मगर कण क्या होंगे, वो समान रूप से होंगे। यानी हम एक गिलास में या एक हम सिलेंडर में अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो उसमें होगा H2O की संख्या या LPG की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद नेक्स्ट नियम देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट नियम क्या है आपका, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो था 1792 इसमें रिच्टर के अनुसार दिया गया था, और उन्हें उसके अनुसार क्या कहा उन्होंने, जब दो विभिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक निश्चित, जैसे दो आपके ले लेते हैं, जैसे दो कार्बन और ऑक्सीजन, और तीसरा ही हो गया, एक निश्चित द्रव्यमान
से अलग अलग क्रिया करते हैं, अलग अलग क्रिया करेंगे, देखो ये बन रहे हैं, क्रिया करते हैं, तो इनके द्रव्यमानों में, जो इनका जो बना है द्रव्यमानों में, अनुपात या तो समान होता है, या तो क्या होगा, समान होगा, या उसका कोई पूर्ण गुणज होता है, यानी गुणा में, जिसमें कि वे संयोजन करते हैं। इनको निम्न उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, और इस सिद्धांत को निम्न उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण दे रखा है कार्बन और ऑक्सीजन के, बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, और तीसरा तत्व आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन अगर हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो CH4 बनाएगा। CH4 में कार्बन के 12 और हाइड्रोजन के 4 द्रव्यमानों से संयोग करते हैं, तो इसमें जो अनुपात आएगा, इसका अनुपात 3:1 होगा। उसी प्रकार से अगर बात की जाए ऑक्सीजन और H के लिए लिया जाए हाइड्रोजन की, तो ये H2O का होगा। इसमें आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु जो हो रहे हैं आपके, किससे क्रिया कर रहे हैं, तत्व जो आपके ऑक्सीजन के 16, क्योंकि उनके 16 द्रव्यमान से अभिक्रिया कर रहे हैं। और उसी प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात भी क्या होगा, यहाँ पे आपको कितना होगा, आपका 12:16 हो जाएगा, तो 3:4 आपका 4 सरल अनुपात में आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम लेते हैं सल्फर और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें सल्फर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो जैसे कि इसमें देखेंगे कि SO2 बना रहे हैं, सल्फर के क्या होंगे, सल्फर के 16 जो आपका 32 द्रव्यमान आपके कितने, ऑक्सीजन के 32, क्योंकि 16 में 32 होता है, 32 द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये SO2 बना रहे हैं, H2O बनाएंगे, H2S हो जाएगा, ये इनका अनुपात हो जाएगा। तो वो कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक गुणित अनुपात है, ये गुणित अनुपात हो जाता है, इस प्रकार से आ जाता है। अगला हम देखते हैं गै-लुसाक का नियम, जो कि इस नियम को 1808 ईस्वी में गै-लुसाक ने दिया था। गै-लुसाक के अनुसार क्या है, समान ताप तथा दाब पर रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक मतलब अभिकारक एवं क्रियाफलों यानी उत्पाद के आयतन परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में रहते हैं। इसे ही आयतन के निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। बड़ा सरल तरीके से मैं समझाऊंगा, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। H2 तथा Cl2 का संयोग होता है। जैसे मान लीजिए H2 है प्लस आपका Cl2 है, संयोग करेगा तो क्या बनेगा, HCl बनाएगा। आप अभिक्रिया को बैलेंस करना जानते ही थे, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है ना, अब Cl2 2 है, तो इसके आगे आपने 2 लगा दिया, संभवतः ये पूरा हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आयतन है, आपके 1 आयतन है, ठीक है, आयतन हो जाएगा। उसी प्रकार से एक ही आयतन किसका होगा, आपका क्लोरीन का हो जाएगा, 1 आयतन हो गया। आयतन मतलब वॉल्यूम, एक आयतन दोनों का है। वैसे यहाँ पे कितना आयतन दिया है, यहाँ दिया है 2 आयतन। आप देख सकते हैं एकदम निश्चित अनुपात हो, आयतन आ रहा है, देखो यहाँ ये आयतन का स्थिर अनुपात का जो भी आयतन का निश्चित अनुपात नियम दे रखा है, तो ये आपका 1 आपका 2 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका H2 Cl2 अनुपाते ले लेते हैं, और अनुपाते आपका HCl 2 HCl जो है, तो इनका 1:1 और ये अनुपाते 2 हो जाएगा। ये आपका इसका उन्होंने बताया कि इस प्रकार से इनका समान आपका क्या होता है, आयतन अनुपात होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट